निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? पहेलिया और मुकरिया ये भी है, दो सुखाने ये भी है, खलील बारी ये भी है, कौन सी नहीं है? परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ढोल मारू रा दुहा में डोला के पिता का क्या नाम था? उसके पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राजा जय सिंह। क्या नाम था? राजा जय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। जो गोरखनाथ का समय है वो 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता किस विद्वान ने कही है? ये इनका किसका मत था? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त। किसका था? कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। जो आदिकालीन हिंदी के जो संबंध में क्या चीज उपयुक्त नहीं है? तो संयोगात्मक की ओर झुकाव, ये राइट नहीं है। डा की ध्वनि का भी विकास हुआ है, ई ध्वनि का विकास हुआ, संयुक्त स्वर ए का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये झुकाव नहीं, ये जो हमारा ऑप्शन है राइट होगा, क्योंकि ये आदिकाल के बारे में गलत है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। जो पिंगल मिश्रित जो भाषा है वो किसके काव्य में या महाकाव्य में मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो के में पिंगल मिश्रित भाषा मिलती है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई और रासों से प्रतिष्ठित हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो किसने कहा है? किस विद्वान ने ये पद्मावती के बारे में कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ होती है? ठीक है, कौन से सिद्ध से आरंभ आती है? जो 84 सिद्ध हैं उनका जो पहला हम बात करें उनमें पहला नाम क्या आता है? लुइपा का आता है। क्या आता है? लुइपा से। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो क्या है? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है उसको किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। और ये रचना है ये बार बार तुमको मिलेगी, ये रचना है तुमको बार बार मिलेगी, और इसके रचनाकार जो है चंद बरदाई है। ठीक है, चंद बरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया है। जो भरत मुनि थे उन्होंने जो अपभ्रंश नाम को क्या नाम दिया है? ठीक है, तो जो अपभ्रंश का जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? तो देसी भाषा नाम दिया गया है। ठीक है, अब भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, क्या नाम दिया? देश भाषा। क्या नाम दिया? देश भाषा। ठीक है, और अगर इनके हम समय की बात करें, भरत मुनि के टाइम पीरियड की बात करें, जिनका टाइम क्या था? वो दूसरी से तीसरी। ठीक है, दूसरी से तीसरी। ठीक है, तीसरी शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें सबसे पहला किसका नाम आता है? जानकी, खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई, खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई, जानकी। चंदबरदाई, जानकी, खुसरो, श्रीधर। श्रीधर, खुसरो, चंदबरदाई। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है? वो सी वाला ऑप्शन है। क्या है? सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें चंदबरदाई का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो चंदबरदाई का माना जाता है 1168 से 1992। फिर उसके बाद आता है जानकी 1173 से। फिर किसका आता है? अमीर खुसरो का आता है 1253 से कब तक रहता है? 1325 तक रहता है। उसके बाद जो आता है श्रीधर का आता है वो 14वीं सदी से माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? जो लौकिक चरित काव्य है इनमें से किसको माना जाता है? तो भवी साहित्य कहा। ठीक है, भवी साहित्य कहा को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? जो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? तो ये कौन है? गोरखनाथ है। किसको माना जाता है? गोरखनाथ। ठीक है, इनका हठ योग है। क्या है? हठ योग है। ठीक है, ठीक है, और ये शिव की आराध्या करते थे, शिव की आराध्या करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है?
जो महापुराण है उसके जो रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत है। ठीक है। और अगर बात करें इसमें कितने महापुराणों का वर्णन दिया है तो 63 महापुरुषों का। ठीक है। 63 महापुरुषों का क्या किया है इसमें? वर्णन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? तो नाम क्या था? राजमती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बिटकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का यह जो कथन है किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया है। किसके संबंध में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस रचना में कावड़ शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कावड़ शैली का जो प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर एक आंसर याद रखो, ऑप्शन मत ढूंढने की कोशिश करो। जो भी उसका एक सटीक आंसर याद होगा। जब आपको सटीक आंसर याद होगा तब आपको ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसमें आपको सटीक आंसर पता होगा तो आप जो भी ऑप्शन आएगा खट से लगा देंगे। अगर आप ऑप्शन ढूंढने जाएंगे तो वहां पर आप ना कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बनियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किनकी भाषा को कहा गया है? तो जो सिद्ध थे उनको, उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? जो आदिकाल के कौन ऐसे कवि हैं जिनकी भाषा हिंदी के बहुत निकट है? तो किसकी है? अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख दो रस कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो जो रचित है उसके जो दो रस है कौन है? वीर श्रृंगार, श्रृंगार भयानक, विपश्य श्रृंगार, रौद्र श्रृंगार, वीर शांत। तो क्या है? वीर और श्रृंगार का वर्णन उसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल शंकरत्यार ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ठीक है। तो किसको माना है? सरापा को। ठीक है। कई बार देखो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कई बार ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का ये समावेश है। सिद्धों की बनियों की हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ठीक, हिंदी काव्य धारा के नाम। ठीक है। और सिद्धों की बनियों को। ठीक है। तो ये कौन थे? ये महापंडित राहुल शंकरत्यान। कौन थे? महापंडित राहुल शंकरत्यान ने ऐसा किया है। आदिकाल के कवि सरापा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है? ठीक है। तो देखो, नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? तो ये कबीर दास में हुआ है। किस में हुआ? कबीर दास में हुआ है। और ये पूछा कब गया था? राजस्थान स्कूल शिक्षक भर्ती 2018 में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रभाव, विषय या कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐसा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो भरेतस्वर बाहुबली रास एक जो ग्रंथ है वो किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किस काव्य धारा का ग्रंथ है? काव्य धारा की बात पूछी। कौन सी पूछी? काव्य धारा। जैन साहित्य का है, सिद्ध साहित्य का है, रासो साहित्य का है, तो नाथ साहित्य का। तो राइट आंसर क्या है? ये जो है जैन साहित्य का है। किसका है? जैन साहित्य का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ठीक है। तो कौन सी रचना जो शिलांकित है? ठीक है। तो राउल वेल। राउल वेल। ठीक है। राउल वेल। ठीक है। इसको चंपुक काव्य भी कहा जाता है। इसको गद्य पद मिश्रित चंपुक काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। चंपुक काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? चंपुक काव्य कहा जाता है। ठीक है। याद रखना, इसको चंपुक काव्य भी कहा जाता है। गद्य पद मिश्रित। ठीक है। और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी की रचना है। द साहेबस पायस नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो राइट आंसर क्या होगा? देवसेन। क्या होगा? देवसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? जो संदेश रासक है, अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचना किस कौन है? अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान का ये लिखा हुआ ग्रंथ है। और ये कैसा है? खंड काव्य। कैसा है? खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? जो अलवारा के संत है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 12 मानी गई। कितनी 12 गई है? 12। अगर हम इनके बात करें, इनका काल कब का था, इनका काल की बात करें, जो इनका काल था, टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड 6ठी से 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमासा वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? जो कैमास वध है वो किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। किसकी? पृथ्वीराज रासो की ये इसमें प्रमुख घटना है। ठीक है, इसका कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ लेता है, याद रखना इसका दूसरा नाम क्या पूछ लेता है? काया मास। ठीक है, काया मास वध। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? जो राम का चरित्र लिखा गया इसमें से कौन है? तो पाउम चरायु। पाउम चरायु। कौन है? पाउम चरायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कैसी है? डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधि है। तो कैसी है? टिंगल भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? टिंगल भाषा में लिखा गया है। जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। ठीक है, ये कहोगे अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को ही पिंगल कहा है, डिंगल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इसमें कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है, हिंदी की रचना मानी जाती है? तो किसको माना जाता है? राहुल वेल, हामिर रासो, बीसल देव रासो या भरतेश्वर बाहुबली? अगर हमारा राइट आंसर हो गया तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया है? परमाल रासो में। कब किया गया है? परमाल रासो में इसका वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसको मानते हैं? ठीक है, तो ये स्वयंभू को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता है किसको माना जाता है? गोरखनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? देखो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? देखो, खड़ी बोली में किसने रचना की? वो भी आदिकाल के कवि है। तो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किसके दरबारी के कवि थे? जो विद्यापति थे किसके दरबारी कवि थे? तो कृति सिंह। किसके कवि थे? कृति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, कृति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी एक और नाम दे देता है, तो राजा, ठीक है, शिव सिंह, ये दो थे, कृति सिंह और वह राजा शिव सिंह, इसके दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सिद्ध तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? कौन उभयनिष्ठ है? तो कौन है? सरापा। कौन है? सरापा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड, आला उदल के बारे में उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कौन है? परमाल रासो। कौन है? परमाल रासो। चंद बरदाई किस राजा के राज दरबारी कवि थे? जो चंद बरदाई थे किसके राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के कथन का आश्रय है। किस किस संबंध में इन्होंने ऐसा कहा है? विद्यापति के पदों का आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद आध्यात्मिक श्रृंगार के ही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा विद्यापति के पद आध्यात्मिक श्रृंगार के ही है। ठीक है, इसके बारे में कहा है। ठीक है, इसका अर्थ इससे निकाला गया है। पहले जैसे गाथा और गाहा कहने से प्रकृत भाषा का बोध होता है, वैसे पीछे पीछे किसको कहने से अपभ्रंश और लोक प्रचलित भाषा का बोध होता है? तो दोहा और दूहा, दोहा और दोहा। ठीक है, ये शुक्ल ने कहा था। ठीक है, ये शुक्ल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? किन्होंने इसको अप्रमाणित माना था? तो इन्होंने प्रमाणित माना था, इन्होंने भी प्रमाणित माना था, और इन्होंने भी प्रमाणित माना था। तो किन्होंने प्रमाणित नहीं माना था? डॉक्टर बूलर ने। ठीक है, इन्होंने इसको प्रमाणित माना था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बूलर। आगे बढ़ते हैं। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो ये राउल वेला। ठीक है, राउल वेल। ठीक है, राउल वेल। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था? जो गोरखनाथ की साधना पद्धति थी उसका क्या नाम था? ठीक है, उसका नाम क्या था? इसके बारे में क्या नाम था? अगर हम बात करें, ब्रजयानी साधना, काल भैरव साधना, साम्य साधना, हठ योग साधना। तो राइट आंसर क्या है? हठ योग साधना। आगे बढ़ते हैं। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था। एलटी हिंदी में पूछा गया, तो राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में पूछा गया है, और ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, यह किसका कथन है? अमीर खुसरो का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर भी पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है, यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश की प्रधानता रही है और पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है, यह कथन किस विद्वान का है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।